नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टॉर्क के ऊपर बेस करके फॉर्म किया हुआ है और इसमें हम लोग टॉर्क के कारण जो एंगुलर मोशन आता है और एंगुलर मोशन के कारण जो लीनियर एक्सेलेरेशन आता है उसके ऊपर रिलेशन डेवलप करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट पे यहाँ पर एक रॉड इस तरीके से दिया हुआ है और ये रॉड को क्वेश्चन में बोला है लाइट रॉड है, अपने एंड पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और इसके एक्सिस से L डिस्टेंस की दूरी पर एक हैवी बीट्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इस हैवी बीट्स का यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो L के इक्वल है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लग रहा है। तो जब ये रोटेट होकर के नीचे के डायरेक्शन की ओर अप्रोच करता है, जब ये इस साइड की ओर रोटेट करके इस साइड कहीं पर आ जाता है, इधर की ओर कहीं पर ही आ जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहीं पर भी आ जाता है, तो ये बीट्स मान लो यहाँ पर कहीं पर अप्रोच किया तो ये एंगल थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता करना है कि थीटा की वैल्यू कितने के इक्वल है। और इस रॉड के अंदर फ्रिक्शन कुछ हम फाइनाइट मान लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइनाइट मान लेते हैं कि यहाँ पे फाइनाइट फ्रिक्शन है, तो ये थीटा की वैल्यू टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है। अभी ध्यान दो, जैसे इस पोजीशन पे यहाँ पे रॉड तो लाइट है और इस बीट्स को काफी हैवी का है, मैसिव मास का है, तो इसके कंपेयर में रॉड के मास को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, रॉड लाइट रॉड की तरह लेकर के चलेंगे। तो अभी क्या होगा, इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर यहाँ पे लगेगा और बीट्स पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन इस साइड की ओर लगेगा। अगर ये इधर की ओर स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन तो एक्सिस से जा रहा है। तो यहां पर इस पूरे पार्ट पर हमने क्या किया, इस बीट्स और रॉड को मिला करके एक सिस्टम यहाँ पे फॉर्म कर लिया। तो इस पोजीशन पे इधर की ओर यहाँ पर अगर हम आए तो ये एंगल यहाँ पर थीटा के इक्वल आएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा के इक्वल आएगा। तो mg cos थीटा, mg cos थीटा, इसके ऊपर इधर की ओर टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा जो इसे टॉर्क प्रोवाइड कराएगा और यहां से इसकी दूरी मैंने स्मॉल आर के इक्वल लिख लिया। तो टॉर्क की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो mg cos थीटा मल्टीप्लाई स्मॉल आर इज इक्वल टू यहां पर एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा के इक्वल आएगा, एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फा के इक्वल आएगा। आर से एक आर का टर्म्स कैंसिल, एम से एक एम का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर अल्फा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रहा है। आर अल्फा जी कॉस थीटा का पार्ट यहां पर आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के पार्ट पे यहां पर आएंगे तो दोनों साथ साथ में जाएंगे, तो टॉर्क की कंडीशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि बीट्स इसके अलोंग रिलेटिव एक्सेलेरेशन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी जाएंगे तो इस आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों साथ जाएंगे, तो दोनों को एक कंबाइन सिस्टम मान करके आर अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाला। अब जरा ध्यान से देखो, इट्स बीट्स, अब इस बीट्स को अलग एक सिस्टम यहां पर लेकर के चले तो इस बीट्स पर mg किधर की ओर लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन की ओर लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लग रहा है। इसका mg cos थीटा इस साइड की ओर लगेगा तो इधर की ओर mg cos थीटा का टर्म्स निकल करके आ रहा है और इस रॉड के कारण अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी। इस साइड की ओर mg sin थीटा की वैल्यू लग रहा होगा, mg sin थीटा की वैल्यू लग रहा होगा और इस साइड इस पे फ्रिक्शन का पार्ट लग रहा होगा। पहले मैं इस डायरेक्शन में कंडीशन निकालूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन आर अल्फा के इक्वल यहां पे निकल करके आएगा। आर अल्फा की वैल्यू इस साइड की ओर कैलकुलेट होकर के आएगा। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन अगर मैं फॉर्म करूं तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम आर अल्फा के इक्वल आएगा और आर अल्फा खुद जी cos थीटा के इक्वल है। तो जैसे यहां पे mg cos थीटा की वैल्यू रखा, ये mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, नॉर्मल इज इक्वल टू कितने के इक्वल आ गया, 0। तो यहां से डिसाइड हो रहा है कि अगर हम इस बीट्स को छोड़ेंगे तो एक्चुअली में इसका इस रॉड के साथ कांटेक्ट आएगा ही नहीं।
नॉर्मल की वैल्यू कितने के इक्वल निकल करके आ रही है, 0 के इक्वल। और अगर नॉर्मल की वैल्यू 0 के इक्वल निकल करके आ रही तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अभी यहां पे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली इसका रॉड के साथ कांटेक्ट है ही नहीं, और रॉड के साथ कांटेक्ट नहीं है तो केवल इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। तो ये कुछ नहीं, फ्री फॉल कंडीशन पे निकल करके आ गया। और फ्री फॉल कंडीशन पे ये अगर कैलकुलेट होकर के आ रहा है, फ्री फॉल कंडीशन पे कैलकुलेट होकर के आया, तो इसका फिर से फर्दर डायग्राम में अगर मैं फॉर्म करूं तो ये डायग्राम की कंडीशन इस तरीके से आएगा, बीट्स यहां पे सिचुएटेड रहेगा, यहां पर इस पूरे पार्ट पे रॉड को इधर क्यों ले आए, तो एक्चुअली में ये ऐसे आ रहा होगा, इस पोजीशन पे आ रहा होगा, क्योंकि इस रॉड और इसके बीच में कांटेक्ट है ही नहीं, तो केवल mg के कारण इस पे ग्रेविटी नीचे क्यों लगते हुए आ रही। तो ये एंगल अगर थीटा लिखें, ये डिस्टेंस अगर मैं l लिखूं, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस जो y के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। फ्री फॉल की कंडीशन पे आ रहा है, तो थीटा यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस l के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर के आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे दो ऑप्शन फॉर्म हुए हैं कि इसके पास फ्रिक्शन है, कुछ फाइनाइट फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन लेस है, दोनों ही केस में ये जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो सेम आएगा, क्योंकि इसका रॉड के साथ कांटेक्ट की वैल्यू ही कितने के इक्वल आ रही है, 0। तो फ्रिक्शन का कोई रोल आएगा ही नहीं।